डेज का, दैट इज़ कंसर्न विद द रिवीजन फॉर सी लॉ, और हमने इसको रिवाइज करना है कीपिंग इन माइंड द टू रिसेंट पेपर्स, दैट इज स्प्रिंग 24 और ऑटम 24, और समझना है कि किस तरीके से हमने एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। आपको पता है सी लॉ का इतना सा है बेचारा, शुरू होते ख़त्म हो जाता है, तंग भी नहीं करता, ऐसा आपको लगता है। सी लॉ वो पेपर है जो कि बड़े बड़ों को आसानी से फेल करवा देता है। ये स्लो पॉइजन है। आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये आपको आगे लेके नहीं जाएगा, ये आपको फिर मज़ीद ख़राब कर देगा। इसमें जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको लाजमी करने चाहिए, वो 6 चैप्टर्स हैं। अगर आप उन 6 के ऊपर अच्छी गिरफ्त हासिल कर लेते हैं तो आप पेपर को पास कर सकते हैं। चैप्टर 3 जो आपका प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग देन चैप्टर नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 10 इम्पॉर्टेंट है। 12 इम्पॉर्टेंट है। कितने हो गए? ये 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से फॉर श्योर सवाल आना, बल्कि इसमें एक और ऐड कर लें 11। सो 3, 8, 10, 11, 12 फॉर श्योर क्वेश्चन इसमें से आपको नज़र आएगा एग्जाम में। पीछे आते हैं तो हमारे पास चैप्टर नंबर 9, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5, और इसके साथ 1 से सिर्फ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये सेकंड कैटेगरी है, यहाँ से अक्सर सवाल आ जाता है, यहाँ से अक्सर सवाल आ जाता है। और जो पीछे रह गया, यानी कि चैप्टर 1 का बाकी पोर्शन, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 4 और 7, यहाँ से सवाल कम और बेश आपको नज़र आ रहे होते हैं। मगर चूँकि सिलेबस ही छोटा सा है और ग्रेड्स भी आए कि आपने उसमें 5 बना दिए हैं, तो जितनी ज़्यादा ग्रेड्स बनाई हैं उतना ज़्यादा आने का चांस ज़्यादा है। अब जैसे ग्रेड ई है, उसमें सिर्फ वाइंडिंग अप है, और वो भी कितने मार्क्स की? 15 से 20 नंबर की। तो उसमें से सवाल फॉर श्योर आना है। मज़े की बात बताऊँ, न्यू स्कीम में जो लॉ आना था ना, उसमें वाइंडिंग अप नहीं था, ख़त्म हो जाना था। मगर वाइंडिंग अप को तैयार करना अपने अंदर एक अज़ियत है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको शुरू में बतानी थी। अब शुरू करते हैं इस पूरे पेपर को, इसको पेज बाय पेज डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में आपने किस तरीके से लेके जाना है। सर, सबसे पहले जब आप ICAF हाउस में जाएंगे तो आपने जो एग्ज़ाम पेपर है उसको कोशिश ये करनी है कि पहले 15 मिनट में आप अगर MCQs पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। 2 ऑप्शंस होती हैं। पहला है कि आप MCQs को इग्नोर कर दें और आप क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स देखते जाएं, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है उनको हाईलाइट कर दें, क्योंकि वो सवाल आपने पहले आवर में करने होते हैं। जितने भी सीधे सवाल हैं वो आपने पहले घंटे में करने हैं। अगर आप अपनी किताब के आखिरी पेज पे जाएंगे, नहीं, ये कौन सी किताब है? हाँ, इसके लास्ट पेज पे आपको मिल जाएगी ये पूरी अटैम्प्ट। आपके पास बुक है? आपके पास नहीं, आपके पास बुक कौन सी है? इसमें लास्ट पेज पे रिसेंट वाली है। तो आपके पास चैप्टर के एंड पे जो सवाल आ रहे होंगे वो इसके होंगे, चैप्टर एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे। मगर आपके पास जो चैप्टर बिल्कुल जो आखिरी में मॉक लगा हुआ ना, ये यही है, अटैम्प्ट है। हाँ, स्प्रिंग का है। हाँ, तो आपके पास एंड में आ रहा है ऑटम का, बट आप चैप्टर के एंड पे जाएंगे तो आपको स्प्रिंग का आखिरी सवाल नजर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से सवाल फॉर श्योर आपने पहले आवर में करने हैं। अब अगर मैं इस पेपर को देखूं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते साथ मुझे लग रहा है कि यार ये लॉजिकल सवाल है, नज़र आ रहा है कि कुछ लाइनें हैं, कुछ नाम शाम लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, और नीचे सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है सिक्योरिटीज़ एक्ट। ये लफ्ज़ देख के मुझे समझ आ रही कि कहाँ से आंसर होगा, चैप्टर नंबर 6 में से, क्योंकि सिक्योरिटीज़ एक्ट सिर्फ आपको वहाँ पे नज़र आता है। फिर मैं आगे जाता हूँ तो मुझे लाइन से 3 सीधे सवाल नज़र आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। अब मज़े की बात है कि आपको आज बैठे पता है कि वाइंडिंग अप में से जब भी सवाल आना है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आना है,
वाइंडिंग अप का जब भी सवाल आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, तो इस पेपर में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होना तो चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर कंपनीज वाइंडिंग अप, और उसके नीचे कह रहा है कि साथ बताएं रिलेटेड कंडीशंस जो कि उसको सेटिस्फाई करनी होंगी। 9 नंबर के लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 100% रटा। जरा जाकर निकालें किताब में, ये इस टॉपिक तक पहुंचे, जरा इस टॉपिक तक जाएं, बोले जवाब बोले वहां से। हाँ बोले बोले, शाबाश। आपको एक टेबल मिला होगा, टेबल है ना, हाँ बोले। कंडीशन applicable to the applicants for petition of winding up। इसमें आपको मिल जाएगा एक कंपनी खुद ये काम कर सकती है, उसके बाद क्रेडिटर्स कर सकते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी कर सकती है, रजिस्ट्रार कर सकता है और एसएससीपी कर सकता है, और उसके आगे उससे रेलेवेंट कंडीशंस आपने लिख देनी है। तो पूरा का पूरा टेबल आपसे कितने नंबर के लिए मांग लिया है कि आपने 9 नंबर के लिए मांग लिया। तो इस तरह के सवाल आपको नजर आ रहे होंगे। अभी देखें, अब अगर आपको ये चैप्टर आता है ना, तो ये 9 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता, कितना भी जोर लगा लें। 9 में से ICAP कितने नंबर काट लेगा? आपको 70% मार्क्स मिल जाएंगे, 80% मार्क्स मिल जाएंगे, तो 9 का 80% क्या होगा? 7.2। तो 7 नंबर, 8 नंबर मिल जाएंगे आपको। इन नंबरों को लूज नहीं करना, क्योंकि पास वो नंबर करवाते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों से होते हैं, वही आपको पेपर पास करवा रहे होते हैं। तो 9 में से कम 7 नंबर तो आपके पक्के हो गए। फिर आपको पता है कि एक और सवाल भी होगा वाइंडिंग अप में से, क्योंकि उसने नंबर कितने पूरे करने हैं? 15 से 20। नीचे देखें, सवाल नंबर 5 क्या है? स्टेट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर बाय द कोर्ट। हाँ जी, जरा जाएं, निकालें, ढूंढें। 7 नंबर है, तो 7 नंबर के लिए कम से कम आपने 7 पॉइंट्स तो पूरे करने हैं। जरा करते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? कोर्ट अपॉइंट करेगी एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को फॉर वाइंडिंग अप। आगे पैनल बनेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? एक्सपीरियंस वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तीसरा बिल्कुल 60% वाला पॉइंट। तो उसी तरीके से आपने ये 7 बातें पूरी करनी है, और आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को बड़ी आसानी से यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। तो 9 + 7 16 नंबर का सवाल, जो कि सिर्फ कहाँ से आया? चैप्टर 1 12 से आया। तो ICAP ने इतना मार्जिन रखा होता है एग्जाम में कि अगर एक बच्चा तैयारी करके आया ना, उसको पास करेगा इंशाल्लाह। फिर इसके ऊपर भी तो एक सवाल टाइमिंग बेस्ड है, वो क्या है? स्टेट द मैटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द बिजनेस रिव्यू सेशन। अब ये सवाल ICAP अपने पास पेपर्स के अंदर को 3-4 दफा वैसे पूछ चुका है कि डायरेक्टर रिपोर्ट में जो आपका बिजनेस रिव्यू सेक्शन है उसकी सारी कहानी बता दें। तो उसमें 4 बातें आएंगी। कौन कौन सी आती हैं? कौन सी आती? 4 बातें। ट्रेंड्स, किताब खोलें, टॉपिक तक जाए, किताब खोल के टॉपिक तक आ जाए। ट्रेंड्स, इम्पैक्ट, एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रीजंस। आगे अब देखें, 4 × 9 13 + 7 20 नंबर। अभी आपने कुछ नहीं किया, इट इज जस्ट योर नॉलेज जो कि आपसे टेस्ट की जा रही है, जस्ट योर नॉलेज। कोई लॉजिकल सवाल अभी तक हमने नहीं देखा, और 3 सवालों में ही आपको तकरीबन 1/4 ऑफ द पेपर मिल गया। तकरीबन 1/4, वैसे 1/5 बनता है। 20 में से कितने निकाल लेंगे? कितने निकालेंगे आप 20 में से? 16-17। कम से कम कितने आ सकते हैं? 12-14। उससे कम तो नहीं जा सकते। मगर ये इस सवालों की बेहुरमती अगर आप 12-14 नंबर लें, वो लेने चाहिए हमें लॉजिकल की तरफ। ये सवाल तो 20 में से 17-18 आने चाहिए, अगर आप वाकई में पास होने की नीयत से एग्जाम में गए हैं। वो नीयत भी तो ज़रूरी होती है पास होने की। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं। ढूंढते हैं शायद हमें मज़ीद कोई सवाल मिल जाए
आई कैप में स्ट्रेट फॉरवर्ड। वाह, ये हो गया ना। नीचे चलते हैं, एंड के ऊपर एक सवाल है, 4 नंबर का सवाल पढ़े। Means of payment cash dividend. हाँ जी, कैश डिविडेंड अगर देना हो तो क्या तरीक़ेकार होता है, क्या होता है कैश डिविडेंड पे, क्या होता है, क्या होता है बताएं। कैसे कंपनी कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो लिस्टेड कंपनी का रहेगा कौन सा, कि एक में जो भी कंपनी का चॉइस है एक वो वो तो आपको बता रहा है कि मैं पब्लिक लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ आपने बताना है कि आप किस तरीके से डिविडेंड बांटेंगे। Cross check. पहले आप बताएंगे कि इनके पास ऑप्शन होती है रजिस्ट्रार सॉरी शेयर रजिस्ट्रार, बैंकर, टू द इशू, और एक आपका होता है पेइंग एजेंट। एक वो वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद आप बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से बांटते हैं, थ्रू क्रॉस चेक, थ्रू ट्रांसफ़र। तो 4 नंबर, 4 मार्क्स, 4 नंबर, तो 24 तक पहुंच गए। अब तकरीबन हम 1/4 तक आ गए, 20 नंबर आ जाएंगे। तो अगर 20 आ गए फर्ज करें, कितने चाहिए, 30। कितने में से चाहिए, 75. 76 में से चाहिए। 76 में से कितने चाहिए, 30। तो 76 का हाफ क्या होता है, 38। हाफ से भी कम चाहिए, और वैसे पास होने के लिए हमें हाफ नंबर चाहिए होते हैं। तो अब ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ना, ये अहम रोल प्ले करते हैं कि आपकी जो पासिंग परसेंटेज है पर क्वेश्चन वो नीचे ले आते हैं। अगर आप इनमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं। तो अब आपके सामने है, देखें ना, आप एग्जाम हॉल में गए, ये पेपर आपके पास आया, आपने सबसे पहले देखा यार अच्छा पहले पेज पे एमसीक्यूज कोई 2.25 सफ़े तक तो एमसीक्यूज चल रहे हैं। असल पेपर ये है, ये पेपर यहाँ तक सारा एमसीक्यू है, इसमें बस 2 सवाल हैं। रट्टे वाले सवाल तीनों यहाँ मिल जाएंगे आपको, और उसके ऊपर एक लॉजिकल सवाल मिल जाएगा। बाकी पूरा पेपर कहाँ पे छुपा हुआ है, एक सफ़े पर, फ्रंट बैक पर, ये पेपर है पूरा। तो इसमें से भी आपने अच्छे नंबर निकालने हैं। अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 12 का सवाल देख लिया, उसमें से कितने नंबर आए, 16। इसमें से कितने आए, 4, यानी कि डिविडेंड में से चैप्टर कौन सा ये बोला, 9। और एक हमने सवाल देखा है ऊपर 11 में से रिपोर्ट वाला। अब देखें एक और क्राइमिंग बेस्ड सवाल नजर आ गया मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहता है हाफ ईयरली और फुल ईयरली अकाउंट्स के बारे में सब कुछ बता दें। पहले पार्ट में क्या है, टाइम फ्रेम, और इनका रिव्यू होगा या इनका ऑडिट होगा। और पार्ट बी में क्या है, अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन, पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन। चैप्टर कौन सा, 11। नंबर कितने हैं, 24 + 11 35। गेम तो ये है, एक अच्छी क्राइमिंग। अब देखिए हमने जो शुरू में चैप्टर्स काउंट किए थे, 12 का सवाल आया, 11 का आ गया, 5 का आ गया, 9 का भी आ गया। तो इसको भी आप बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। जरा आंसर करें सवाल को। टाइम फ्रेम क्या होगा हाफ ईयरली का, बताएं। हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम क्या होता है, 60 डेज। 60 डेज पहले क्वार्टर का होता है 30 दिन, हाफ ईयरली का होता है 60 डेज, तीसरे क्वार्टर का होता है 30 डेज, और फुल ईयर का क्या होता है 120 डेज। तो ऊपर आप बता देंगे 60 दिन, और नीचे आप बता देंगे, यानी कि फॉर हाफ ईयरली 60 डेज और फॉर फुल ईयरली अकाउंट्स 120 को बढ़ा सकते हैं। और अगर पहले महीने अगर पहले साल के हैं तो ये मजीद बढ़ के 16 महीने तक जा सकते हैं, ये बढ़ के 16 मंथ्स तक जा सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी लिखना है। तो बात आपने लिखनी पूरी है। अच्छा नीचे क्या है, रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन, पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन। अब चैप्टर के अंदर इसकी हेडिंग्स बनी हुई हैं, और आपको क्लास का लेक्चर याद हो तो एक हमने आपको एक मैप दिया था, लेक्चर कुछ याद,
एक मैप दिया था आपको स्टेप बाय स्टेप, वही मैप लिखना था। ये हाफ ईयरली में क्या होगा और फुल ईयरली में क्या होगा। तो पेपर पास करना इतना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपको चीज़ें ज़रा अच्छे से तैयार हों। 35 नंबर आ गए हमारे, आगे चलते हैं। पहला सवाल देखते हैं जो हमने शुरू में देखा था प्रोस्पेक्टस का। अब मजे की बात बताऊं आपको, ये आवाज़ आ रही जी? ये यूट्यूब पे आ रही हाँ जी हाँ जी, ये मैं बाद में इसको अवेलेबल कर दूंगा। अच्छा देखें, अगर एक बच्चे को पहले घंटे में 35 नंबर मिल जाए, उसके लिए अगले 2 घंटे कितने आसान होंगे। वो कितनी आसानी से अगले 2 घंटे गुजार सकता है और पेपर पास कर सकता है, प्रोवाइडेड के पहले आवर में उसको 35 नंबर मिल जाए जो कि उसको आते हो। तो उसके लिए तो पेपर पहले घंटे में पास है, क्योंकि अब उसकी जंग कितने की है 15, और एमसीक्यूज ही भी रहते हैं 15 नंबर के, तो काम तो और आसान हो गया उसके लिए। अब हम आ जाते हैं सेकंड आवर में। सेकंड आवर में आपने क्या करना है, आपने वो सवाल पकड़ने हैं जो कि तकरीबन मिक्सचर होते हैं, कुछ हिस्सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और कुछ हिस्सा लॉजिकल होता है, टाइप 2 क्वेश्चंस। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखूं, पार्ट 1 देखें जरा, इसका तसल्ली के साथ पढ़े पार्ट 1। पार्ट 1 देखें। क्या कह रहा है पार्ट 1? पिजन लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, एंटेड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन 4 मार्च विद डकलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड डबलिंग्स लिमिटेड फॉर इशुएंस ऑफ 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये एट 50 पर शेयर, और 14 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 रुपये एट 55 पर शेयर। द सेट शेयर्स विल बी इशूड अगेंस्ट कैश। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने डिस्कस करना है वेदर ईच ऑफ द अबव कंपनीज को प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहिए नहीं, एंड आपने बताना है कि अगर करना चाहिए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो पहली कंपनी पिजन लिमिटेड है जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, और वो सिर्फ डकलिंग्स को और डबलिंग्स को शेयर्स इशू कर रही है। तो डू यू थिंक इसको प्रोस्पेक्टस की जरूरत है? हाँ चाहिए। पब्लिक को नहीं कर रहा, तो सिर्फ किसको कर रहा है? तो कंपनीज कौन सी हैं? ये प्राइवेट कंपनियां, यानी कि ये इसको पता है कि इसने सिर्फ पैसा किससे मांगना है, इन दो से मांगना है। ये पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व नहीं हो रही तो फिर हमने प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करना। तो यहां पे क्या निकालेंगे फिर? कुछ साइलोप शैलोप निकालेंगे? आता है कुछ जहन में? साइलोप आएगा इसमें? साइलोप क्या था? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर इसने पैसे लेने हैं, आपने बताया कि सर प्रोस्पेक्टस तो नहीं आएगा, तो क्या निकालेगा फिर? डू यू थिंक साइलोप निकालेगा? नहीं निकालेगा। साइलोप भी ये नहीं निकालेगा। क्यों? वजह बता सकते हैं? और एक और वजह भी है, एक और वजह भी है। आखिरी पेज पे जाएं, चैप्टर नंबर 6 के आखिरी पेज पे जाएं, टेबल देखें जरा जाके कि कब आप निकालते हैं प्रोस्पेक्टस, कब आप निकालते हैं साइलोप। जरा पढ़ें। लिस्टिंग नहीं, हाँ जी, लिस्टिंग नहीं है उसकी, तो इसको साइलोप भी नहीं चाहिए होगा। तो सिर्फ ये क्या कर रहा है, चूंकि प्राइवेट ऑफरिंग कर रहा है, तो इसको प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेसिफिकली सिर्फ इन दो के पास ही गया पैसा मांगने के लिए, और किसी के पास नहीं गया, तो इसको प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं। पार्ट 2 देखें। हाँ जी, पढ़ लिया पार्ट 2। क्या है?
द डायरेक्टर्स ऑफ द लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 5 मार्च प्रिंसिपली अप्रूव किया है कि वो ऑफर करेंगे एक ऑर्डिनरी शेयर अगेंस्ट 4 जो कि ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल हैं, और इसके लिए उसने आगे अपनी दे दी है वैल्यूएशन, और न्यू शेयर जो हैं वो ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। बताएं प्रोस्पेक्टस देना या नहीं देना, देना या नहीं देना? जनरल पब्लिक है ये भी। ठीक है, और कोई रीज़न है जहन में, कोई एक्सेप्शन जहन में आ रही है? चलिए ये हो क्या रहा है, इसको मैं अकाउंटिंग की या लॉ की ज़बान नहीं, इसको अकाउंटिंग की ज़बान में ये जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं इनका एक नाम होता है, बोनस नहीं है ये राइट इशू है, ये राइट इशू है। और राइट इशू के केस में हम प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करते, ये एक्सेप्शन है। कहाँ पे लिखी हुई भला? ये जिसमें exception जहाँ पे एससीपी की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है कि अगर आप राइट इशू दे रहे हैं तो आप प्रोस्पेक्टस नहीं निकालते। सर बोनस लिखा हुआ है। उसके आगे लिख लें, ये दोनों के लिए चलता है, ये राइट इशू के लिए भी चलता है। तो यहाँ पे भी आपको प्रोस्पेक्टस देने की ज़रूरत नहीं। सर अगर पहले केस में हम्म पिजन तो अनलिस्टेड है, अगर ये पब्लिक को या जनरल पब्लिक को या लिस्टेड के साथ अगर करता तब ये प्रोस्पेक्टस इशू करता ये पहले केस। पहले वो अपने आप को लिस्ट करवाता, उसके बाद करता। इसका मतलब अनलिस्टेड टेबल का आखिरी पॉइंट देखो जरा, पहुंच गए? हाँ जी, पार्ट 1 समझ आया, पार्ट 2 भी समझ आया। पहले में क्या था? प्राइवेट ऑफरिंग, नीचे क्या था? राइट इशू। तो राइट इशू के लिए भी ज़रूरी नहीं है और प्राइवेट ऑफरिंग के लिए भी ज़रूरी नहीं। अब आ जाएं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट 3 क्या है, पढ़े ज़रा। हाँ जी, अब बताएं क्या कहते हैं आप लोग पॉइंट 3 में? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सी गोल्ड लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 5 मार्च अप्रूव किया है कि वो 50 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स देंगे विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एट ₹20 पर शेयर टू रेज कैपिटल। पब्लिक ऑफरिंग विल कमेंस ऑन 12 जून। शेयर्स ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये किसके पास जा रहे हैं? तो अब वो आपने सारी कहानी बतानी है प्रोस्पेक्टस की। पहला पॉइंट क्या होता है, हमें क्या चाहिए? कमीशन की अप्रूवल। उसके बाद क्या होता है? 21 दिन का फ़र्क होना चाहिए। उसके बाद फ़र्क कितने का होना चाहिए? 60 डेज़ का। उसके बाद कम से कम 7 दिन, मैक्सिमम 30 डेज़ अखबारों में देंगे, वेबसाइट पे देंगे, वो सारी कहानी। अब चैप्टर नंबर 6 में से उसने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को छोड़ के प्रोस्पेक्टस की जितनी बातें थी वो 9 नंबर के लिए पूछ ली हैं। यानी कि इस एक चैप्टर को अगर आपने रिवाइज करना तो एक सवाल बहुत है। अब ये एक सवाल लिख के तकरीबन वो चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं जस्ट विद 1 क्वेश्चन। इस तरह का सवाल अगर आपको आ जाए। अब देखिए मजे की बात यह है कि पार्ट 3 भी रट्टा है, ये पार्ट 3 लॉजिकल नहीं है। इसमें आपने वो सारे पॉइंट्स ही लिखने हैं, बस फ़र्क ये करना है कि जगह जगह पे कंपनी के नाम को आपने फिट कर देना। बाकी बातें तो वही हैं, कोई नई बातें उसमें नहीं है। तो 9 नंबर हम कहाँ पे खड़े हुए थे? 35 ऐड करें 44 कितने आ सकते हैं? 38 38 36। हाँ जी कितने? 38 नहीं पीछे वाले भाई कितने? 5-10 आ जाएंगे। नहीं हाँ जी 40 पूरे 36। एक मज़े की बात बताता हूँ। एक बच्चा एक पेपर करके आता है और उसने पेपर किया है 80%। अब अगर 80% पेपर किया हो और एग्जामिनर को वो पेपर 80% ही समझ आया हो तो कितने मार्क्स का पेपर उसको समझ आया? 64 का। 64 का भी समझ आया। और अगर वो चेक करना शुरू करे
और इसमें से 80% ही नंबर दे दे तो कितने बन जाएंगे? 51.2 51.2। तो कम से कम ऐसा ज़रूर लिख कर आना है कि उसको 80% ही समझ आ जाए। ठीक है, अगर 70 हुआ तो गेम ओवर। 70 किया, 70 का 70 समझ आया, उसमें से 70% मिल गए, ये बनती है कहानी जाके 40 समथिंग पर। वो काम नहीं करना और कोशिश करनी है कि पेपर पूरा करके आना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि जब आप पेपर को छोड़ देते हैं ना तो वो चीज़ आपको नेगेटिव जोन में डाल देती है, फिर फेलियर थोड़ा सा ज़्यादा पक्का होना शुरू हो जाता है। मगर लॉ में एक मसला है, लॉ में या आर होता है या पार होता है। आप अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ में ऐड नहीं कर सकते। आता है तो लिख देंगे, नहीं आता है तो लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है जिसके बारे में आप श्योर हो, और कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट आवर के अंदर आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर जाएं। इससे कहानी स्मूथ हो जाती है। अच्छा जी, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 6 ज़रा मुझे लग रहा है डब्बे वाला सवाल है, उसको बाद में देखते हैं। बी के अंदर माशाल्लाह से A B C D पार्ट्स हैं, इसको भी फ़िलहाल होल्ड करते हैं। 8 हम लोगों ने कर लिया। आ जाए आखिरी उसके ऊपर, ये सवाल देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 का सवाल है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आप पढ़ सकें। ज़रा पढ़िएगा, रेल होल्डिंग वाला सवाल पढ़े। रेल होल्डिंग लिमिटेड, पूरा सवाल पढ़े वन गो में। रेल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज़ 3 सब्सिडरी। एक प्राइवेट कंपनी की 3 सब्सिडरी हैं। पहली है एक ऐसी कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, दूसरी लिस्टेड लग रही है क्योंकि लिमिटेड का वर्ड लिखा हुआ है और चूंकि प्राइवेट नहीं लिखा हुआ तो दैट कैन बी अ पब्लिक कंपनी, और तीसरी है वेंचर बर्ड लिमिटेड, और सारी की सारी क्या है? लिस्टेड, सिवाय किसके? GLL के, वो अनलिस्टेड है। द ग्रुप कंप्लायंस डिपार्टमेंट हैज़ ब्रॉट अटेंशन टू द फॉलोइंग मैटर्स। आपको नीचे 4 मैटर्स दिए हैं और 2 रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं। रिक्वायरमेंट ए ये कहती है कि आपने 1 2 3 को देखना है और बताना है कि क्या होना चाहिए। तो पहले 1 2 3 को देख लेते हैं 6 नंबर के लिए, यानी कि 2 नंबर के लिए पर पार्ट। वसीम यासीन भाई एक इलेक्टेड डायरेक्टर हैं GLL में। सर्वाइव्ड अ कार एक्सीडेंट ऑन 2 मार्च 2024, बट he is mentally incapacitated due to serious head injuries। बताएं ये भाई साहब अब डायरेक्टर रहने के काबिल है या नहीं है? क्यों? अनसाउंड माइंड हो गया। एग्जैक्टली अगर आप जाके देखें इसकी इन एलिजिबिलिटीज तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अनसाउंड को हम डायरेक्टर तैनात नहीं करें। तो पॉइंट 1 बिल्कुल वो वाही से आंसर होता है। अब जब 2 नंबर मैंने पूरे करने हैं ना, तो आप इसी सवाल से अपना जवाब निकालेंगे। जैसे आप लिखेंगे वसीम यासीन सर्विंग एज एन इलेक्टेड डायरेक्टर इन GLL on 2nd March because of the car incident he has now become unsound, therefore he is ineligible to act as director, therefore he is ineligible to act as the director। तो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। पार्ट 2 देखें। मुझे आपने ढूंढ के बताना है कि ये बात कहाँ लिखी हुई है चैप्टर नंबर 3 में, और इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ। टेक 10 मिनट्स, ढूंढें चैप्टर 3 में ये बात कहाँ लिखी हुई है मीटिंग्स को अटेंड ना करने वाली। बताएं ना कहाँ लिखी है, इप्सो फैक्टो निकाल के बताएं, जो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग ना अटेंड, निकाल के बताएं।
निकाले, बताएं। सवाल ये है, अजीज बहादुर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कहाँ पे? बीएसएल में। उसको हार्ट अटैक आया है अगस्त 23 में और उस वजह से उसने तब से लेके अब तक बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड नहीं किया। क्या लाइन आएगी यहाँ पे, क्या पॉइंट आएगा यहाँ पे? स्ट्रोक साउंड मैन नहीं होता, वो ऊपर दिमाग में चोट लगी थी, अनसाउंड हो गया था। ये हार्ट अटैक है, पागल नहीं हुआ। जो बोर्ड मीटिंग अगर 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, हाँ। में एब्सेंट है तो एग्जैक्टली ये देखना पड़ेगा कि क्या 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स हुई हैं या नहीं। एक और लफ्ज भी लिखा हुआ है, 3 कौन सी मीटिंग्स? 3 बोर्ड और भी कुछ लिखा होगा, देखें। वो तो पॉइंट लिखना है ना। एक वर्ड और भी है, मीटिंग्स कौन सी? क्वार्टरली मीटिंग्स। क्वार्टरली मीटिंग्स लिख लो फिर, क्वार्टरली मीटिंग्स। क्वार्टर क्वार्टरली मीटिंग्स, लिमिटिंग्स क्वार्टरली मीटिंग्स यानी कि क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग्स। खैर पॉइंट वही है कि अगर तब से लेके अब तक 2 क्वार्टरली मीटिंग्स हो चुकी हैं तब तो कोई मसला नहीं है। बट जैसे ही 3 या 3 से ज़्यादा में ये अपनी हाजिरी नहीं देगा तो हमें मजबूरन उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा इप्सो फैक्टो। और साथ में ये भी तो बताना है कि अगर इसने लीव ऑफ एब्सेंस दी है तो मसला नहीं है, बट अगर इसने लीव ऑफ एब्सेंस भी नहीं दी तो मसला है। तो ये पूरी बात आपने लिखनी है। क्या लिखेंगे कि बीएसएल एक लिस्टेड कंपनी है और अजीज बहादुर उसमें कौन है? एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चूंकि इसने अभी तक अगस्त 23 से कोई मीटिंग अटेंड नहीं की तो देखा जाएगा कि अभी तक एक्चुअल में मीटिंग्स हुई कितनी है। अगर तो 2 हैं और उसने एप्लीकेशन दी हुई है तो कोई मसला नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा है और उसने एप्लीकेशन दी हुई है फिर एप्लीकेशन दी हुई है तो मसला नहीं है। और अगर 2 से ज़्यादा है और एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई है तो ये सारी बात बतानी पड़ेगी आपको, पूरी कहानी। अब बच्चा क्या क्या करेगा? बच्चा आधी बात करके आ जाएगा, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करेगा और नंबर अपने लूज कर देगा। तो ये पॉइंट जो हैं वो आपने देखने हैं। दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपको पास करवाते हैं। यही छोटे छोटे से हिडन पॉइंट्स होते हैं, इनको लेके चलना है। पार्ट 3 पढ़े। क्या करना, क्या करें? लोन लिया हुआ है और कंपनी लिस्टेड है, क्या करें? अगर वो नहीं दे पाता तो फिर वो वापस नहीं कर पाता, चलो अगर वापस नहीं किया फिर तो वो इनएलिजिबल हो है नहीं, नहीं इनएलिजिबल वो तो चलो आखिरी पॉइंट आएगा ना, इसके ऊपर भी 2 पॉइंट्स और हैं। विदाउट कंसेंट ऑफ डायरेक्टर यस इप्सो फैक्टो यस 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 आपने पहले देखना होगा कि क्या ये मेंबर से पूछा गया या नहीं पूछा गया, और क्या एसएससीपी से कमीशन से अप्रूवल दी है या, ये सारी बात आएगी साथ। इधर नहीं दिखाई एससीसीपी वाली बात। हाँ, तो ये वाली बात आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये वो एरियाज है जहाँ से देखें क्रैमिंग वाले सवाल में ये मसला नहीं है। वो सवाल आया आपके जहन में है, आपने लिखना शुरू कर दिया। बच्चे यहाँ फंसते हैं जहाँ पर 2-2 नंबर 3-3 नंबर का सवाल होता है और उसमें रिक्वायरमेंट्स मल्टीपल जगह से उठ के आ रही होती हैं, तो उसको जोड़ने में टाइम लगता है और उतने में टाइम निकल जाता। ठीक है, तो ये उस वक्त आप इसको पक्का कर पाएंगे जब आपने कुछ सवाल अपने हाथ से लिख के किए होंगे। वो 36 सवाल की लिस्ट पहुंच गई हुई है,
वो करने हैं लास्ट में हाथ से लिख के। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पार्ट 4 देखें। इधर लिखा हुआ है ग्रांट लिया है लोन 2 मिलियन का बाय द बोर्ड, तो हाँ। इंप्लाइड होगा कि बोर्ड से भी इजाजत ली होगी कि इसकी इंप्लाइड नहीं मिलती। ठीक है, मगर लिखने में कोई हर्ज नहीं है, बात पूरी करने में कोई हर्ज नहीं। पॉइंट 4 के बारे में क्या ख्याल है? कहता है फॉलोइंग नेम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द डाटा बैंक। ये किस तरफ जा रहा है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, यानी कि अब जो अगली 3 बातें होंगी उसका आंसर कहां से आएगा? इंडिपेंडेंट। तो जरा टॉपिक खोल लेते हैं, खोलें टॉपिक, खोलिए। हसीब इजाज इज ऑन द बोर्ड ऑफ, अच्छा खैर पूरा पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग नेम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द डाटा बैंक, नोटिफाइड एंटिटीज, अ पोटेंशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो इंडियन आना चाहते हैं। हसीब इजाज ऑन द बोर्ड ऑफ बीबीएल, ही सर्व्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बीएसएल फ्रॉम 18 से 21। पहले मुझे ये बताइए, ये जो ऊपर होल्डिंग और 3 इसकी सब्सिडरीज हैं, ये आपस में एसोसिएट बन जाती हैं? बन जाती है ना, बिकॉज ऑफ कॉमन मैनेजमेंट। एक होल्डिंग के अंदर अगर 3 सब्सिडरी कंपनीज हैं तो ये आपस में क्या है? एसोसिएट्स। तो हसीब इजाज ने वीबीएल के ऊपर काम किया। वीबीएल कौन सी थी? वेंचर वर्ल्ड लिमिटेड। अच्छा, अब ये इसका जो इलेक्शन होने वो कब होने हैं? मई 24 में। ही सर्व्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बीएसएल फ्रॉम 18 से 21। बीएसएल में ये 18 से 21 तक था, वीबीएल पे ये आना चाहता है, क्या होगा? क्या ये आ सकता है? नहीं सर, विद इन लास्ट 3 इयर्स। विद इन लास्ट 3 ईयर्स। 21 में उसने मंथ बताया हुआ उसने? नहीं। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये 21 की मई से पहले पहले वहां से निकल गया। अगर 21 में मई के बाद निकला है तो 3 साल का वक्फा पूरा नहीं हुआ। अगर 21 में मई से पहले ये फ्री हो गया था तो 3 साल का वक्फा पूरा हो गया है, तब ये आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। मई क्यों लिया है? क्योंकि वो इलेक्शंस कब करने जा रहा है? अपकमिंग मई 2024। जिस तरह आप मई तक नहीं पहुंचे, बच्चे भी नहीं पहुंचे होंगे, तो ये नंबर लूज किए होंगे। अब देखें, ये 5 नंबर के लिए सवाल है, और अब 1 2 3 इसके अलग से 5 नंबर। तो पहला पॉइंट समझ आया क्या है? बोला कि हम 3 साल का वक्फा देखेंगे, कब से कब तक? मई से मई तक। अगर तो वो मई 24 के लिए आ रहा है तो कम से कम उसको मई 21 से पीछे कुर्सी अपनी छोड़नी पड़ेगी। अगर मई 21 के बाद तक हो रहा है तो फिर वो पॉइंट होने के काबिल नहीं। पार्ट 2 देखें। बैराम हसन ऑन द बोर्ड ऑफ वीबीएल आना चाहता है। ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर इन वीबीएल फ्रॉम 13 से 22। और सवाल ने ये नहीं बताया कि ये 13 से 22 तक कौन सा डायरेक्टर था। तो इसमें भी 2 बातें, मैंने हिंट दे दिया आपको, मुझे जवाब निकाल के दें। ढूंढे जवाब ढूंढे। हाँ, पहली बात तो ये कि अगर तो इसने पिछले 3 सालों में कंपनी से पैसे लिए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था और कंपनी से पैसे लिए हैं पिछले 3 सालों में, तो ये उस कंपनी के साथ एसोसिएट माना जाएगा, ये इंडिपेंडेंट काउंट फिर नहीं होगा। दूसरे आप ये लिख सकते हैं कि अगर ये पिछले 3 सालों में इंडिपेंडेंट ही था तो चौथे साल के लिए फिर आगे नहीं आ सकता। तो फिर ये आगे 4th ईयर के लिए कब? जब ये पिछले 3 साल भी कौन था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पूरी लिखनी थी। ये सारी बातें ना उस ब्लॉक में पार्ट आगे देखें, दानियाल वाला। एग्जैक्टली।
ज़रा बाकी भी पहुंच जाए। बताएं। जैसे नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी तो है, और क्या लिखेंगे इसके साथ? स्पेशल इंटरेस्ट, वो नहीं होना चाहिए, कोई उसका रिलेशनशिप और उसके साथ मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर कोई मटीरियल बिजनेस रिश्ता है वो भी नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये क्वालिफाई करेगा, अदरवाइज ये क्वालिफाई नहीं करेगा। तो 5 नंबर के लिए जो टॉपिक टेस्ट किया दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उससे पीछे 6 नंबर के लिए उसने एलिजिबिलिटीज पूछ ली। कहाँ से आया? 3 कितना मार्क्स का आया? 11 नंबर का सवाल आया। तो ये पेज से अब हमारे पास रह गया है ईगल। ईगल को करते हैं, सवाल पढ़ें पूरा, ये 1 गो में सवाल पढ़ने वाला है। चैप्टर कौन सा? 10 7 7 मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। और तीनों पार्ट्स कहाँ से आंसर करने हैं? रजिस्ट्रेशन, वाई से करने हैं। 3 + 3 + 2 कितने हो गए? 8 नंबर कहाँ से? चैप्टर 7 से। अब ये दिख ऐसा रहा है कि लॉजिकल है, हकीकत में लॉजिकल नहीं। ये क्या है सवाल? क्रैमिंग है। वेदर विद होम एंड विद इन व्हाट टाइम फ्रेम डस यल हैड टू रजिस्टर द चार्ज। क्या पूछ रहा? चार्ज की रजिस्ट्रेशन, चार्ज की रजिस्ट्रेशन कब कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन, आप देखें, हाँ एप्लीकेशन नहीं, प्रॉपर्टी कहाँ पे है? पाकिस्तान, तो फिर चार्ज को कहाँ पे क्रिएट करना चाहिए? कहाँ पे करना चाहिए? अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है तो चार्ज कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में ही बनेगा। और अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है तो फिर चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और विद इन 30 डेज वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो आपके 3 नंबर पूरे हो जाएंगे। पार्ट बी क्या है? अज्यूम EL was required to register the charge but failed to do so. State the consequences. चार्ज रजिस्टर होना चाहिए था मगर रजिस्टर नहीं हुआ। अब क्या मसले मसाइल आएंगे बताएं? वो चार्ज वाइड हो जाएगा और नॉट एक्सेप्टेड बाय द लिक्विडेटर। अगर वो अपॉइंट हो गया तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। अच्छा, क्या चार्ज लिक्विडेटर के आने के बाद हम रजिस्टर करा सकते हैं? क्या लेट जमा करा सकते हैं? पेनल्टी, करा सकते हैं। इसको हम लेटर डेट पे भी जमा करा सकते हैं। आगे बताएं, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा इसके देखें, एक वहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आता है, वेदर और नॉट उसको पता है कि इसके ऊपर चार्ज रजिस्टर है या नहीं है, वो वाली बात भी यहाँ पे लिखेंगे। तो जितने भी टर्म्स रिगार्डिंग फेलियर हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और सी क्या? assume EL registered the charge, however 3 months after registration the repayment of loan is extended by company at EL's request. What will EL need to do in this situation? टॉपिक कौन सा? टॉपिक मॉडिफिकेशन वाली बातें आप लिख देंगे। फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 2 मार्क्स। तो चैप्टर 7 में से कंप्लीट सवाल जो कि क्रैमिंग है, आपने सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम बीच में फिट इन करने, प्लग इन करने, और कुछ नहीं करना। लिखनी सारी की सारी बातें कौन सी हैं? क्रैमिंग बेस्ड। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो ये जो सवाल नंबर 10 था, ये भी कोई लॉजिकल सवाल नहीं था। इसमें भी आपने पहले बताया माइनर, फिर बताया कि कलेक्टिव मीटिंग्स अटेंड किए या नहीं की, और नीचे आपने क्या बता दिया यहाँ पे? इंडिपेंडेंट। तो वो भी आपने लिखा तो वही जो कि आपके जहन में है, जो कि किताब में लिखा हुआ है, बस आपने इंसानों के बीच में प्लग इन किया हुआ है। अब हमारे पास रह गए कितने सवाल? 2 सवाल, फिर चलेंगे टुवर्ड्स MCQs।
तो एक काम करते हैं, पहले ज़रा पेंगुइन को देखते हैं। ये अच्छा, अब ये जो 2 सवाल रह गए ना, ये 2 सवाल आपके होने चाहिए आखिरी घंटे वाले सवाल। जितने आसान सवाल थे हमने पहले कर लिए। हाँ, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि परेशान लग रहे होंगे, और अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 से कोई सवाल नहीं देखा, अब आ रहा है। पढ़े पेंगुइन, तसल्ली से पढ़े पेंगुइन लिमिटेड, पढ़े। चले, पहला सवाल वो कह रहा है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एडवाइस टू द बोर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या ये चारों सवालों का जवाब इकट्ठा देना है या अलग अलग देना है, इंडिपेंडेंट देना? तो ये चारों सवालों को आपने नए पेज पे करना है। ए अलग पेज पे होगा, बी अलग पे, सी अलग और डी अलग। ए में क्या कह रहा है, इज द चेयरमैन जस्टिफाइड इन ऑर्डरिंग द पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट एंड व्हेन विल द रिजल्ट्स ऑफ द पोल बी इम्प्लीमेंटेड। अब अगर मैंने सवाल ऊपर का नहीं भी पढ़ा, बगैर पढ़े मैं इसका आंसर कर सकता हूँ। क्या चेयरमैन सीक्रेट बैलेट करा सकता है? कभी आप कहते हो ना, कभी कहते हो हाँ, ये तो जाती है। हाँ जी, क्या चेयरमैन सीक्रेट बैलेट को कर सकता है? कैसे, तरीका बताएं। हाँ, वो कम से कम तो वो वाली बात ठीक है, 10% वाली। चैप्टर में जाएंगे ढूंढें, चैप्टर खोलें, चैप्टर नंबर 8 तलाश करें, ये बात कहाँ लिखी हुई है सीक्रेट बैलेट वाली। ठीक है, वो पोल कर रहा है, ऑर्डरिंग द पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट। इस चीज को ध्यान में रख के बताना आपने मुझे। वो पोल की तरफ कब जा सकता है थ्रू सीक्रेट बैलेट? ठीक है, खुद से या मेंबर्स के कहने के ऊपर वो कर सकता है, एटलीस्ट 10% वाली बात। और ये 10% फिजिकल वालों का लेना है या फिजिकल के साथ साथ वीडियो लिंक वालों का भी लेना है? दोनों का लेना होता, दोनों का लेना होता। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। इसी का एक और पार्ट भी है, एंड व्हेन विल द रिजल्ट्स ऑफ द पोल बी इम्प्लीमेंटेड। कब आएंगे? हाँ, विद इन 14 वर्किंग डेज। विद इन 14 वर्किंग डेज में आपको ये पोल का जवाब देना पड़ता है। और इफेक्टिव डेट क्या होगी? डेट बताएं। जिस दिन पोल एक्चुअली हेल्ड हुआ, कब हुआ हेल्ड, वो उसकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। जिस दिन पोल हेल्ड हुआ है वही क्या मानी जाएगी उसकी इफेक्टिव डेट। पार्ट बी में आपने क्या निकालना है? वोटिंग पावर फॉर ईच क्लास निकालना जरा एज अ होल। पहले आपने ईच क्लास निकालनी है और उसके बाद आपने क्या निकालनी है? कंपनी एज अ होल। आपके पास 3 क्लासें हैं और 2 हैं, ए, बी और कंपनी। निकालें 80 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 ईच, 15 मिलियन शेयर्स ऑफ 20 ईच। निकालें। और नॉर्मली शेयर कितने का होता है? 10 रुपए का होता है, बस इसका ख्याल कीजिएगा। 80 मिलियन शेयर, क्लास ए के कितने मिलियन शेयर्स हैं? 80 मिलियन शेयर्स हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 800 मिलियन आ जाएगा स्ट्रेट अवे। और क्लास बी क्या है? 15 मिलियन शेयर्स ऑफ 20 रुपये, तो 15 मिलियन 300। कैसे 300? कैसे? नॉर्मली शेयर कितने का होता है? 10 रुपये का। यहाँ पे कितने का है? 20 रुपये का। तो 20/10 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 मिलियन। बात समझ आई? और ओवरऑल कंपनी का कितना हो जाएगा? 80 वो था, 30 ये था, कितना हो जाएगा? अब ये 3 नंबर हैं इसके, क्या करें? 3 नंबर थे सिर्फ ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन। आई कैप कहता है कि आओ मैं तुम्हें पास करूं, मगर बच्चे डर जाते हैं आई कैप से।
उनको लगता है कि आई कैप एक दरिंदा फेल कर देता है, आई कैप एक फरिश्ता है जो कि आपको पास करवाने के लिए बैठा हुआ है। बस वो कहता है कि मेरे पास थोड़ी सी अच्छी नॉलेज लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें नंबर खुद दूंगा। ये 3 नंबर फ्री के नंबर हैं, ये ना ये लॉजिक है ना ये क्रैमिंग है, ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। प्रोवाइडेड कि आपको बस एक चीज़ का पता होना चाहिए था, 20/10, और कुछ नहीं। पार्ट सी क्या है, आपने निकालने मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स निकालें। ज़रा सवाल पढ़ें, मुझे बताएं कम से कम कितने नंबर ऑफ वोट्स आपको चाहिए होंगे। क्लास ए की 80 अभी हमने खुद निकाली है, तो क्या करेंगे आगे? 80 का 3/4 75 कितना बनता है? 60। कुछ और भी बात करेंगे इसमें? आप ऊपर का सवाल तो पढ़ के आए हुए हैं, मैं पढ़ता हूँ। पेंगुइन लिमिटेड की 2 क्लासेस हैं, ए और बी, वो बात हो गई। कंपनी इशूड अ नोटिस टू इट्स मेंबर एंड पब्लिश्ड इन इट्स वेरियस newspapers announcing an EOGM scheduled for 7 March. The meeting considered a proposal to revise the terms of a long-term advance given to Kiwi. Long-term advance ये कहाँ जाता है? Long-term advance पर कुछ ज़हन में आता है? Long-term थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इन, बस देखना ये कि क्या कीवी लिमिटेड हमारी एसोसिएट है या नहीं। अब देखते हैं, विच इंक्लूड्स द एक्सटेंडेड ग्रेस पीरियड बाय एडिशनल 6 months एंड रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट बाय 2%। ये सारे फेवर दिए जा रहे हैं, और फेवर नॉर्मली किसको मिलते हैं? एसोसिएटेड कंपनीज को मिलते हैं। द प्रपोजल वॉज पुट फॉरवर्ड बाय फैज अहमद, जो कि एक में डायरेक्टर है और दूसरे में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। बन जाएगा ये NED इन दोनों को एसोसिएट बना लेगी या नहीं बनाएगी? NED नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने से क्या ये दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट होंगी? देखा जाएगा कि जो फैज भाई हैं इनको गवर्नमेंट भेज रही है या कौन भेज रहा है? तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनी नहीं है। ये हम नॉमिनी में देखते हैं। आपने क्यों कहा क्रेडिटर? हम नॉमिनी में देखते हैं। ये कौन सा है? नॉन एग्जीक्यूटिव। तो डायरेक्टर तो है, तो चूंकि ये दोनों कंपनियों में क्या है? डायरेक्टर। ये दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट बन जाएंगी, तो इट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कहलाएगी फिर। और वो आपके बात ठीक थी, 3/4 ऑफ 80 कितना आ जाएगा? 60। पार्ट डी, What steps must be complied अगर वो रेजोल्यूशन को अपने फेवर में करना चाहते हैं ड्यूरिंग द पोल? फाइलिंग ऑफ और उसमें क्या लिखेंगे? कॉपी और 15 डेज वाला पॉइंट आ जाएगा 2 नंबर के लिए। बोलेंगे तो फिर से ठीक है, रजिस्ट्रार को 15 डेज वाला पॉइंट आ गया और उसकी कॉपी हम सबको फॉरवर्ड कर देंगे। ये सवाल थोड़ा सा हम मान के चलते हैं कि चलो एक लॉजिकल सवाल है, मगर इसमें भी बी लॉजिकल नहीं था। ए अगर आपको आता हो तो इतना मुश्किल नहीं था।
सी के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए था कि 3/4 वाला पॉइंट है, और ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी की तरफ जा रही कहानी। मैं मान लेता हूँ कि बच्चे सवाल में पैनिक हुए होंगे, अज्यूम कर लेते हैं 12 नंबर के लिए, मगर क्या 88 नंबर का पेपर मुश्किल है? नहीं। हम क्या करते हैं हम थोड़े से मसले को बड़ा बना देते हैं और पैनिक हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ICAP ने हमें 35 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी अनायत किए हैं, और वो भी 35 नहीं है, हमें हर लॉजिकल सवाल के अंदर भी कुछ ना कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाता है। टाइप 2 में वहाँ भी मिल जाता है। अब रह गया आखिरी सवाल जी। वैसे ये तो हमें है इस चीज़ की रिलैक्सेशन के हमारे पास पड़े हैं काफ़ी सारे बोनस मार्क्स, लेकिन फिर भी सर पैनिक होने से कैसे बचें? पैनिक होने से कैसे बचें? आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आपको अपने आप जब आप लिख रहे हैं ना, यू शुड फील कॉन्फिडेंट ऑन दैट। ये कैसे आएगा? ये उस वक्त आएगा जब आपने मैक्सिमम सवालों को हाथ से अटैम्प्ट किया होगा, आपने जब एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि मैंने कम से कम वो गलतियां नहीं करनी है जो मेरे से सीनियर्स करके आए हैं। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े आज तक किसी ने? नहीं पढ़े, वो पढ़ा कर रहे हैं। जब आप कोई भी अटैम्प्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको देख लिया करें, आपको आइडिया मिलता है कि हमने ये वाली गलतियां एग्जाम में नहीं करनी। अगर इसी तरह का सवाल आ जाए एग्जाम में, तो हमने कैसे उसमें पूरे नंबर हासिल करने। ये सवाल देखें लतीफ़ वाला, लतीफ़ सही जो आपने बताना है कि चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 10। वही बात होगी, 10 का सवाल है, 8 का सवाल है, 3 का सवाल है, 6 का सवाल है, 12 का सवाल है। 1 का सवाल आया नहीं, 2 का आया नहीं, 4 का भी नहीं आया। यही गेम है। ये 12 में से अगर आप 6-7 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेना, आपका मसला हल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि उनको फिर अच्छे से वाकई में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लतीफ़ सईद वाला। A shareholder in Falcons Car Limited recently obtained a certified copy of the company's investment register. This document revealed that FCL has invested in shares of various companies. However, he observed that the shares of some companies are held in the name of other. टॉपिक कौन सा? चैप्टर 10 में दो बातें हैं ना, एक है एसोसिएट कंपनी वाली कहानी, और उससे पहले क्या है, इन्वेस्टमेंट शुड बी हेल्ड इन द नेम ऑफ, इन्वेस्टमेंट शुड बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम या इन द नेम ऑफ कंपनी। टॉपिक तक पहुंच गए? वो टॉपिक खोले जरा साथ, खोल लिया। अब 1 बाय 1 करते हैं। AML एक अनलिस्टेड कंपनी है और होल्डिंग 100%। मुनीर नूर, एन FCL एम्प्लॉई नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ AML holds 1 share. Salman Tanveer, an FCL director nominated as another member of AML holds 1 share. बताएं क्या 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 क्या? अगर मेंबर 3 से कम हो रहे हो, कौन से? हाँ, तो AML क्या है? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। वहां पे कम से कम मुझे कितने चाहिए? तो अब क्या हो रहा है इसमें? तो मुझे 2 एडिशनल चाहिए इसमें या 1 चाहिए? एक चाहिए। तो हम वो कर सकते हैं। पार्ट 2 में क्या है? रेवन कार्ड्स, क्वालिफिकेशन शेयर कितने आते हैं, निकालो सर।
कितने होने चाहिए क्वालिफिकेशन शेयर्स? 5 शेयर्स शेयर कैपिटल यार देखो, आगे बनो, आपको चाहिए परसेंटेज। लिस्टेड कंपनी है, कम से कम कितने होने चाहिए डायरेक्टर्स? 7 होने चाहिए। तो 7 डिवाइडेड बाय 100%, आंसर क्या आता? 7%। नहीं सर, 7 डिवाइडेड बाय 100, नहीं 07 सॉरी, 100 डिवाइडेड बाय 7, 14.28 14.28। इसके पास कितने हैं? 10। 15, तो क्वालिफाई कर गया? हाँ जी। कर गया। 14.28 से ऊपर हो गए? Yes। हो गए। ये यहाँ पे आ जाएगा जी। देखो, ओवैस परवेज एंड FCL डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ RCL होल्ड्स 10% शेयर्स। एक लिस्टेड कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 7। अगर 100 रुपये की इक्विटी मान के चले तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 14.28। अभी इसके पास कितने हैं? अभी इसके पास कितने हैं? 10% है, फिर क्वालिफाई करता है? उसको फिर और चाहिए होंगे, कितने और चाहिए? 4। कम से कम 4 पॉइंट या कम से कम 5% शेयर इसको मजीद चाहिए होंगे, तब जाके वो क्वालिफाई करेगा। पॉइंट क्लियर है या नहीं? पॉइंट 3 देखें, कूल ट्रैकर। क्या? मैं दिखा दूँ। हाँ जी, पॉइंट 3 देखें पहले, कूल, ये कूट ट्रैकर, सॉरी कूल नहीं, कूट। हाँ जी, अनलिस्टेड कंपनी को कितने चाहिए होते हैं मेंबर? कितने होते हैं कम से कम? 3। अब इनके पास कितने हैं? 5। तो अगर ये शेयर रख रहे हैं इन द नेम ऑफ काइम, ये जस्टिफाइड है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी रिक्वायरमेंट मीट कर चुके हैं, तो इनको जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। और आपने एंड में बतानी थी कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो गालिबन 10 में से शायद 3, 6, 9 और 1 नंबर का क्या होगा? वो क्या मैंने बोला, कंप्लायंस। अगर नहीं हो रही तो उसके ऊपर क्या क्या पेनल्टियां पड़ेंगी। तो चले, ये सवाल और ये वाला सवाल मान लिया कि लॉजिकल था, मगर जो सीधे सवाल थे वो बहुत ही ज़्यादा सीधे थे। आपकी गेम वो है, ये आपको पास करवाने में हेल्प करेंगे, मगर टोटली अगर आप इन पे डिपेंड हो जाएंगे कि ये पास करवाएंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, मगर ये आपको हेल्प ज़रूर करेंगे कि आप पेपर को पास कर सकें। अब हमने सॉल्व कर लिया है फॉर 85 मार्क्स। आइए ज़रा चलते हैं MCQs की तरफ, देखते हैं कि आप लोग कितने पानी में हैं MCQs को लेके। गलत टाइम पे आ गए हो। हाँ जी, MCQs को देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं तो 2 MCQs आ रहे हैं। आप सारे हजरात खुद से पहले इसका आंसर निकालें, दोनों का अपना अपना, और फिर आपसे मैं जस्टिफिकेशन पूछूंगा, व्हाई इज दैट सो। बताएं। खुद से कीजिएगा, पूछना नहीं है, यहाँ देखना भी नहीं है किसी का। पहले मैं क्या कर रहा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है with Ahmed without obtaining the prior approval from a general meeting। तो चैप्टर कौन सा? पहला नहीं, नो। कैश ट्रांजैक्शन तो पहले में कहाँ आता है? फिड्यूशियरी रिलेशन के बारे में आता है कि पहले में तो नहीं है, तीसरा है या 10वां है? तीसरा है या 10वां है? तीसरा है या 10वां है?
ये तीसरा है। आप जरा वहाँ जाके देखें आपके नज़दीक क्या बनना चाहिए। पहुँचे ज़रा वहाँ पे, पार्ट सी देखें, उसको देखें वहाँ से। कब आप एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम अ जनरल मीटिंग? कब कर सकते हैं? कब 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 बताएं। टॉपिक के बिल्कुल शुरू में एक पैराग्राफ लिखा हुआ, होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का कोई पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पे? सी। टॉपिक के बिल्कुल शुरू में देखें, नॉन कैश ट्रांजैक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, उसकी शुरू की 2 लाइनें पढ़ें जाके, क्या मिलता है? ज़रा बोलिएगा ऊंचा, बोल दो, कोई भी बोल दो ऊंचा। नहीं, हाँ जी बोले ज़रा। Unless prior approval is accorded by a resolution of general meeting of company or its holding company, no company shall enter into an argument by. अनलेस प्रायर अप्रूवल, एक्सेप्शन दे रहा है। तो होल्डिंग कंपनी एक ऐसा है जहाँ पे आपको टिक करना चाहिए था। पार्ट 2 देखें, पॉइंट 2 देखें, जिब्राइल वाला। पार्ट 2, जिब्राइल हु फाउंडेड कोयल SMC प्राइवेट लिमिटेड अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे इन रोड एक्सीडेंट। एक अकेला बंदा जो कि SMC चला रहा था, उसकी डेथ हो गई। वो एक बीवी, 3 बच्चे और 2 बेटियां छोड़ के गया है। बताएं शेयर्स जब तक नॉमिनेट नहीं किए गए हैं वो कैसे आगे जाएंगे? ये भी किताब की लाइन है, चैप्टर 1। क्या कमीशन के पास जाएंगे शेयर्स? नहीं। क्या लीगल हेयर को मिल जाएंगे? नहीं। लीगल हेयर को उस वक्त मिलते जब उसने अपने मेमोरेंडम में बताया होता। तो किसको मिल जाएगा? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। ये किताब की लाइन है। पॉइंट 3 देखें, ब्लू बर्ड लिमिटेड। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, MCQs में ना 4 ऑप्शंस होती हैं, 4 में से 2 तो निहायत गलत होती हैं। कन्फ्यूजन हमेशा 2 में होती है और 2 100% क्या होती हैं? गलत होती हैं। तो मसला 2 में आता है जिसमें से आपने करेक्ट 1 निकालना होता है। देखें पॉइंट 3। अब आगे काम करें, 3 4 खुद ही करें, मुझे बताएं। ठीक आंसर बताइएगा विद प्रूफ। टेक योर टाइम, थिंक अकॉर्डिंगली। Bluebird Limited acquired the assets of Peacock Private Limited on 5 Feb. PPL had a registered charge on its asset due to loan acquired in November. BL did not inform the registrar about the acquisition. तो जब नहीं बताया रजिस्ट्रार को तो इनमें से तो वॉइड की कोई ऑप्शन है नहीं ना। अनइनफोर्सेबल, आर यू श्योर ऑन दिस? तो वो तो 2 जगह पर लिखा हुआ है, ए में भी लिखा हुआ है, बी में भी लिखा हुआ है। कौन सा करें? वही पॉइंट कि 2 पक्के पक्के गलत होंगे और 2 में क्या होगी? कंफ्यूजन। अब बताएं ए या बी? ए। आपने कहा ए, चार्ज ऑटोमेटिकली बिकम्स, नहीं, बी। शुरू में ये वैलिड होता है, उसके बाद अनएनफोर्सेबल हो जाता है। द चार्ज कंटिन्यूज टू बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल अगेंस्ट द एक्वायर्ड एसेट्स। चार्ज तो रहेगा, चार्ज तो उस पर है, वो तो खत्म नहीं होगा। और चौथा टेलर वर्ड करें। वार्निंग आपका है, ये तो आना चाहिए, तो रट्टा।
करे करे करे, शाबाश। आ जाओ, ये क्या वर्ड वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है, क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन दे दी है, क्या करें क्या करें? टेलर बर्ड वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ऑब्जेक्शन आ गई है इस पूरे प्रोसेस में, कोर्ट में चले गए हैं, क्या करना है बताइए? कौन सी ऑप्शन ठीक करें? कोर्ट को क्या एम्पावरमेंट मिली है? ए बी सी या डी? सी सी पे कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सी वाले कितने हैं? 1 2 3। सी नहीं, कौन सा? समझ नहीं लगा, ठीक है देख लेते हैं। टीपीएल पास्ड अ रेजोल्यूशन कि उसने कंपनी बंद करनी है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप करनी है। हाउएवर क्रेडिटर ने ऑब्जेक्ट किया इस प्रोसेस के ऊपर और अप्लाई कर दिया कि अगर वॉलंटरी ही करनी है तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट इस कंपनी को बंद करेगा। अगर तुम बंद करना ही चाहते हो तो हमें तुम पे भरोसा नहीं है, हम कोर्ट के पास जाएंगे एंड लेट कोर्ट डू द वाइंडिंग अप। द कोर्ट हाउएवर ऑर्डर्ड द वॉलंटरी वाइंडिंग अप टू कंटिन्यू अंडर इट्स सुपरविजन। कोर्ट ने कहा कि ना तुम्हारी ना मेरी, तुम करो, मैं उसको सिर्फ सुपरवाइज करूंगा। अब इससे कोर्ट को क्या एम्पावरमेंट आई है? क्या कोर्ट इंटरवीन कर सकता है टीपीएल के मैनेजमेंट में और डायरेक्ट कर सकता है ऑल ट्रांजैक्शंस? क्या कोर्ट अपॉइंट कर सकता है कि न्यू बोर्ड टू ओवरसी? कोर्ट को ग्रांट कर सकता है लिबर्टी फॉर क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरीज और अदर टू अप्लाई टू द कोर्ट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस द कोर्ट थिंक्स जस्ट चेंज टीपीएल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू रिफ्लेक्ट द सुपरविजन। डी तो वैसे गलत है, ठीक है। और ए और बी से मुझे बताइए कौन सा आपको लग रहा है कि ठीक हो सकता है? ए और बी में से कोई ठीक हो सकता है? तो क्या बच गया पीछे? सी, कि कोर्ट को ग्रांट कर सकता है लिबर्टी फॉर क्रेडिटर्स कंट्रीब्यूटरीज के, वो अपनी किताब की लाइन है। 5वां देखें, सलमान एंड जुबैरी। Salman Zubairi, a member of QGL, has requested inspection of minutes of recent extraordinary general meeting. However, QGL has refused him access, claiming that he is not entitled to inspect. हाँ जी, क्या करें? सी या बी? ए और डी तो वैसे गलत है, बी या सी? सी। सी क्यों? रजिस्टर। गुड। छठा बताएं। पढ़े जरा छठा। यूसुफ, यूनस एंड यासर, बड़े ढूंढ के उन्होंने वाई के नाम निकाले हैं। यूसुफ, यूनस और यासर हैव डिसाइडेड टू बिकम सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ टर्की प्राइवेट लिमिटेड एंड प्लान्स टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन। Which of the following statements about the proposed directors of TPL is correct after its registration? हाँ जी, after its registration क्या correct माना जाएगा? Only the persons proposed by the subscribers within 30 days can be appointed. नहीं. Only the persons proposed by the subscribers holding majority shares can be. No. The proposed directors named in the articles are deemed to have been appointed. ये बात कुछ हद तक मुनासिब लग रही है।
द प्रपोज डायरेक्टर्स नेम्ड इन द एप्लीकेशन वाला पॉइंट तो कहीं भी नहीं पड़ा था, तो द आंसर इज सी। ले जनाब, वकार भाई, वकार अ मेंबर ऑफ मुर्गा प्राइवेट लिमिटेड, है ना, मुर्गा ही होता ना, हाँ, intends to submit an application for a certified true copy of minutes which was originally held on 27 Feb. However, due to adjournment meeting finally का पूरी हुई है 6 मार्च को। बताएं मैक्सिमम डेट जब तक आप उसको कॉपी दे सकते हैं। 14 days। कैसे? 7+7 रूल याद, 7 जमा 7। टॉपिक खोलें जरा। 14 डेज डायरेक्ट नहीं है असल में, खोलें जरा, चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में मिनट्स पे जाएं, पहुंच गए, वहां से ये वाला पॉइंट निकालें जरा। वहां पे एक लाइन में ऊपर 7 मिनट आ रहा है, फिर नीचे 7 डेज आ रहा है, फिर नीचे 7 डेज आ रहा है, 7 वर्किंग डेज, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 7 days of meeting। हाँ, तो पहले 7 दिन का वो इंतजार करना पड़ेगा और फिर 7 दिन का मजीद, तो बन हो जाते हैं 14 डेज। मगर कहाँ से काउंट करूँ? 27 फेब से काउंट करूँ या 6 मार्च से काउंट करूँ? 6 मार्च काउंट करें, 19 मार्च बनता। अच्छा, अगर 27 फेब से काउंट किया हो फिर क्या बनता? 13 मार्च बनता है ना। तो दो तरह के वो होंगे लोग जो सी में और डी में कंफ्यूज होंगे। 5 मार्च वैसे पॉसिबल नहीं है, वो 6 मार्च के बाद है, और 11 मार्च का वो टाइम स्लैब इवन 7 डेज का भी काउंट करो तो नहीं बनता। तो वही बात कि ए और बी 100% गलत है, कंफ्यूजन कहाँ पे आएगी? सी और डी में। तो असल बात क्या है? डी। हाँ जी, 8वां देखें, खुद बताइए। Upon reviewing the available evidence, the registrar determined that CPL ने नाम जो लिया था हमसे वो लिया था by furnishing inaccurate information. If the representation made by CPL in response to this inquiry confirmed the registrar findings, then under the provisions of the Companies Act बताएं correct action क्या होगा registrar का? हाँ जी, उसको कंफर्म हो गया कि इन्होंने वाकई में झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो रजिस्ट्रार क्या करता है? कैंसिल तो कर देगा, उसके बाद क्या करेगा? अप्रूवल उससे हम करेंगे या वो करवाएगा? दो ही चीजें थी, एक था मे चेंज, एक था शैल चेंज। एक था मे चेंज और एक था शैल चेंज। ये मे है या शैल है? ये शैल है। उसको डायरेक्शन देगा कि भाई अपना नाम बदलो, और कब तक बदलो? विद इन 30 डेज। तो ऑप्शन बता दें। पर 30 दिन तो सब में आ रहे हैं। कैंसिल करेगा और भी कुछ करना चाहिए तो ए गलत है। डायरेक्ट करेगा सीपीएल को टू चेंज इट्स नेम विद इन 30 डेज, कुछ हद तक ठीक लग रहा है। डायरेक्ट करेगा सीपीएल को टू चेंज इट्स न्यू नेम टू अ न्यू नेम सिलेक्टेड बाय रजिस्ट्रार, नहीं। डी क्या है? सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार। तो बी और डी में फर्क क्या है? रजिस्ट्रार के हम क्या चाहिए होगी? अप्रूवल चाहिए होगी नए नाम पे, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। तो इस तरीके से आपने एग्जाम में सोचना है। 9वां 10वां करे खुद ही जल्दी से। 9th और 10th submitted the memorandum and articles of association to the registrar for company। एक चीज और किया आपने, चैप्टर 1 और 2 से एमसीक्यूज पूछे और 5 से एक सवाल पूछा है और 6 से पूछा है। ये 1 2 5 6 की ग्रिड है, ग्रिड ए। उसका फोकस 6 पे ज्यादा है, फिर 5 पे है, और उसके बाद 2 और 1 पे है। मोहम्मद अली, शौकत अली, अहमद अली ने सबमिट कराया मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द स्टेटस एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द अफोर्सेड कंपनी विल बी स्टेटेड एज इन मेमोरेंडम, आर्टिकल्स,
साइलॉब एप्लीकेशन। जब रजिस्टर हो जाएगा, द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द अफोरसेड कंपनी विल बी स्टेटेड इन मेमोरेंडम। तो जमा कराया हुआ, आर्टिकल्स जमा कराए हुए हैं, साइलॉब बिल्कुल भी नहीं बनता, तो क्या रह गया, एप्लीकेशन। ये भी किताब की लाइन है, टू द रजिस्ट्रेशन। टाइम देखें, बीएसएल ने लोन लिया टोटलिंग 200 मिलियन और 150 मिलियन लोन लॉन्ग टर्म फ्रॉम WBL with the first charge on BSL's plant and machinery valued at approximately 260 million and a 50 million medium term loan with a second charge on the same plant। किसकी ड्यूटी है कि वो पहला और दूसरा चार्ज रजिस्टर करवाए? बाय डिफॉल्ट ड्यूटी किसकी होती है? जो लोन ले रहा है या जो लोन दे रहा है? जो लोन दे रहा है, श्योर ले रहा है, तो लोन ले कौन रहा है? BSL। तो किसकी ड्यूटी बनती है बाय डिफॉल्ट? PSL। तो ऑप्शन बता दें, इतनी सी बात थी। 11th और 12th देखें। एक ही पेपर करना है। हाँ टाइम तो 2:15 का लिखा। कोई बात नहीं, हम पहले फ्री हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं तो हम 2:15 तक बातें करते रहते हैं। हाँ जी, 11th। NCL अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, हमने तो बातें करनी थी। सर वो मेरा क्लैश। अच्छा सॉरी सर। अच्छा वही बात। NCLE की भी मस्ताना क्लैशेज हैं इस टाइम में। NCL एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, सर्कुलेटेड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑल इट्स 45 मेंबर्स फॉर अप्रूवल। द रेजोल्यूशन विल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज साइंड बाय, if and only if it is signed by special resolution। स्पेशल रेजोल्यूशन लोन है एसोसिएटेड कंपनी में, ये 100% होगा या 100 से कम होगा, इतना बता दें। वो तो होती 3/4 से है, मगर आगे भी तो पढ़े। अप्रूवल ऑफ लोन टू इट्स एसोसिएटेड कंपनी, और कितने मेंबर्स हैं? 45। सी है ये, हमें हर मेंबर से इजाजत लेनी पड़ेगी, तब हम जाके उसको लोन देंगे। पार्ट 12 देखें, ये तो रटा है। पार्ट 12 देखें। भाई सीधी बात है, कोरम में फिजिकल बंदा काउंट होता है, प्रॉक्सी काउंट होती है, वीडियो लिंक काउंट होता है, ऑडियो काउंट होता है। तो कहाँ कहाँ पे ऑडियो लिखा हुआ है? ए और बी में पूछ क्या रहा है कि उसको काउंट नहीं करेंगे, तो सी डी तो ठीक है, इनको साइड पे कर देते हैं। मसला कहाँ पे आएगा? ए और बी। अब इनको कंपेयर करते हैं। अब देखें, with 7 डायरेक्टर्स, भाई 4 अगर इन पर्सन आ जाए तो 3/4 अचीव कर सकते हैं। अगर हमने एसआर निकालनी है, 7 में से 4 अगर बैठे हुए हैं और 3 अगर आ रहे हैं थ्रू ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो हम एटलीस्ट उन 4 को तो कोरम काउंट कर लेंगे, हमारा 3/4 अचीव हो सकता है। पहले में नहीं हो सकता, क्योंकि पहले में इन पर्सन कितने आ रहे हैं? 3, जो कि 3/4 लेके आने से भी कम है। तो ऑप्शन हाँ ए, ऑप्शन ए करें जरा।
एक होल्डिंग है, एक सब्सिडरी है, और दोनों का ईयर एंड फ़र्क है। और नॉर्मली होना क्या चाहिए, दोनों का ईयर एंड सेम होना चाहिए। तो किसको इंटरिम क्लोजिंग करनी पड़ती है? आप बता दो ऑप्शन कौन सा? ए, PL will help to make an interim closing and prepare FS for solidation purpose. आखिरी दो पढ़े जरा, एक वाइंडिंग अप का और एक मीटिंग्स का। दस जनवरी, 12 जनवरी, 29 फेब या 7 मार्च, कहाँ से काउंट करेंगे, कितना काउंट करेंगे? ऑन 10 जनवरी हामिद एसोसिएट्स डिसाइडेड टू फाइल अ petition with court to wind up Nightingale. Petition was presented to the court on 12 January and concluded with a winding up order on 29 February. The court appointed an official liquidator on 7 March, filed the required declaration. वाइंडिंग अप कमेंस कब हुई है? 10 जनवरी को, जब पेटिशन गई है, जब पेटिशन कोर्ट के पास गई है 12 तारीख को, जब वाइंडिंग अप ऑर्डर इशू हुआ है 29 को, या जब बंदा अपॉइंट हुआ 7 को। किस डेट को वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट डेट माना जाता है? ये तो आना चाहिए, ये तो आना चाहिए। देखें 10 जनवरी को तो नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल लिक्विडेटर बाद में भी अपॉइंट किया जा सकता है, तो ये भी नहीं है। मसला दो डेट्स में है, एक 12 जनवरी और एक 29 फरवरी। 12 को क्या हो रहा है, पिटीशन कोर्ट के पास गई है, और 29 को कोर्ट ने कंक्लूड किया कि हाँ वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो कमेंसमेंट पीछे से मानी जाती है जब कोर्ट के पास एप्लीकेशन पहुंची है। वो डेट क्या है? 12। आखिरी पढ़े। स्टैट्यूटरी मीटिंग, क्या टाइमलाइन है इसकी बताएं। हम दो डेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके कितने महीने काउंट करने हैं? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट 180 डेज काउंट करने हैं, और इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ्स निकालें। कौन सा पहले आ रहा है? इनकॉर्पोरेशन कब हो रही है? 2 नवंबर को, और सर्टिफिकेट मिल रहा है ये 1 फेब को। नहीं, इंटाइटल हुआ मिला कब है? 12 फेब को। तो अब एक में 180 डेज काउंट करें और एक में निकाल के बताएं। एटलीस्ट अगर आप महीने तक पहुंच जाएं तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर महीने में है। 2 नवंबर है एक डेट, और एक डेट है 12 फेब। 2 नवंबर, यहां से 9 महीने। मैं तो पहुंच गया, 2 नवंबर में 9 महीने काउंट करें, जंप लगाए तो 9 महीनों की। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 2 अगस्त आ गई एक डेट। दूसरा 12 फेब से 180 दिन काउंट करें। चलें 6 महीने काउंट कर लें। 12 फेब से 6 माह काउंट करें। फेब है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कौन सी अगस्त? 12 से अगली ही होगी। अगर मैंने 12 फेब से काउंट किया 6 माह, तो 12 अगस्त के बाद ही की डेट आएगी ना। नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचा लड़का। लड़के काम करो, 2 नवंबर से 9 महीने काउंट करो। करो काउंट।
2 दिसंबर, 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल, 2 मई, जून, जुलाई, अगस्त। कोई 2 अगस्त आ रही है तुम्हारे सामने? आ रही, ठीक है। अब 12 फरवरी से 6 माह काउंट करो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 12 अगस्त हमने क्या काउंट किया अभी? 6 महीने। करना क्या था? 180 दिन। अगर फर्स्ट करो नहीं भी किया, हम कहां पे पहुंच गए? 12 अगस्त पे 6 माह काउंट करके। इन दोनों डेट में से पहली डेट कौन सी आ रही है? 2 अगस्त। तो ऑप्शन बी। पक्की बात है? पक्की बात है? पक्की बात है? पक्की बात है? आप गलत पहुंचे हैं, दोबारा काउंटिंग करें। यही तरीका था आपको ठीक करने का। दोबारा काउंट करें सारा ही। फिर से देखें उन 180 दिनों को देखें और ये डिसाइड करें कि आप यकम फेब से जाएंगे या 12 फेब से जाएंगे। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको। और फरवरी 24 में कितने दिन होते हैं ये भी देखना है। 28 है या 29 है? 29 है? करें काउंट। सर्टिफिकेट मिला कब है? यकम फेब को। 12 को उसने काम करना शुरू किया था। आप यकम फेब से काउंट करें जरा। 180 दिन। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है 29 जुलाई। अब पहुंचे यकम फेब से 180 डेज किस तरह काउंट किए हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो पीछे ले जाओ तो कहाँ तक पहुंचते हैं? 29 जुलाई तक। तो इस सवाल के अंदर 3 चीजें आपने ख्याल करनी थी। एक 9 महीने, एक 180 दिन की पूरी वर्किंग, और दूसरा कि आप यकम फेब लेंगे या आप 12 फेब लेंगे। अब आपने काम करना है, अगली क्लास से पहले आपने रीसेंट पेपर को प्रॉपरली एक दफा खुद से करके आना, तब मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह।